करियर बनाना चाहते हैं तो नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को राजभवन जाकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने भारतीय संस्कृति की प्रतीक राम पुस्तक भी उन्हें भेंट की और तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की, उन्हें गुलदस्ता देते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ राज्यपाल के जन्मदिन की भी शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात की और उन्हें शिष्टाचार मुलाकात करते हुए गुलदस्ता देते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। और वर्ल्ड बैंक और गेट्स फाउंडेशन ने उत्तर प्रदेश पार्टनरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन किया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। मैं सबसे पहले आप सभी का, जिसमें वर्ल्ड बैंक, पीएमजीएफ और कृषि क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से निजी क्षेत्र की क्या सहभागिता हो सकती है, विभिन्न क्षेत्रों के आप सभी प्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं कि आज आप उत्तर प्रदेश में आए हैं और इस क्षेत्र में जो कार्य चल रहे हैं उसको आपने देखा भी है, उसको जानने का प्रयास भी किया है। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। उत्तर प्रदेश में या कहीं भी एक सक्सेस स्टोरी क्या हो सकती है। उत्तर प्रदेश में एक बीमारी थी इंसेफ्लाइटिस की। हमारे 38 जनपद उससे प्रभावित थे। प्रतिवर्ष 1500 से लेकर 2000 तक बच्चे उस बीमारी से मरते थे। 1 से 15 वर्ष तक के बच्चे उसके शिकार होते थे और 40 वर्ष में 50,000 से अधिक मौतें हुई। गवर्नमेंट ने अपने स्तर पर प्रयास किए, बहुत सारे अभियान चले। 2017 में जब मैं आया था तो मैंने इस बीमारी को पूरी तरह समाप्त करने के लिए शासन स्तर पर अंतर विभागीय एक टीम भी बनाई और इसमें हम लोगों ने WHO, BMCF, यूनिसेफ और अन्य संस्थाओं को भी इसके साथ जोड़ा। और जो कार्य 40 वर्षों में नहीं हो पाया था वह हमने मात्र 3 वर्ष में इस बीमारी को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। आज यूपी में इंसेफ्लाइटिस से कोई मौत नहीं होती है। उत्तर प्रदेश इस दिशा से बहुत सौभाग्यशाली है कि देश की सबसे फर्टाइल लैंड यूपी के पास है और सबसे अच्छा जल संसाधन भी हमारे पास है। हमारे पास इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं, लेकिन एक यहां पे उत्तर प्रदेश के अंदर केंद्र और राज्य शासन के स्तर पर किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए शासन स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। 75 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास हैं, लेकिन 89 हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र हैं। 6 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी यहां पे काम कर रही हैं। निजी क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि जब तक
आप अपनी सक्सेस स्टोरी को टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाएंगे। और इससे महत्वपूर्ण सुझाव आप लोगों ने यहां पे कुछ दिए हैं और कुछ चीजें हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर के शासन, बीएमसीएफ, वर्ल्ड बैंक और इस फील्ड के जो अच्छे स्टार्टअप्स हैं, ये सभी मिलकर के जब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो रिजल्ट अवश्य आएगा। मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 5-7 वर्षों में जो सफलता प्राप्त की है कृषि क्षेत्र में, वो बहुत संतोषजनक है। लेकिन इसमें अभी भी थोड़ा भी प्रयास हम करेंगे तो 3 से 4 गुना वृद्धि आसानी से हो सकती है, क्योंकि अभी तक हमारे किसान टेक्नोलॉजी से भागते थे। समय पर उन्हें बीज की उपलब्धता नहीं हो पाती थी, बीज की क्वालिटी के मूल्यांकन की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे तो उसका लाभ होगा। लगभग 1 लाख किसानों को हम लोग यहां पे सोलर पैनल भी उपलब्ध करवाए हैं अब तक, और बहुत सारे किसान अपने स्तर पर भी इसको लगाने के लिए कार्य किए हैं। उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जो अपने किसानों को सर्वाधिक बिजली उपलब्ध करवाता है इरिगेशन के लिए भी। और जो मैंने पहले भी कहा कि इस फील्ड में हमारे पास बहुत संभावनाएं हैं, और खासतौर पर टेक्नोलॉजी आवश्यक है जो किसान जिसको अडॉप्ट कर सकें। इसके लिए अवेयरनेस के कार्यक्रम चलें, उन्हें उस क्षेत्र में जाकर के हम लोग जब उनके सामने डेमोन्स्ट्रेशन होंगे, कृषि विज्ञान केंद्र या हमारे बहुत सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऐसे हैं जहां पर किसान जाकर के इसको देखें, उसके एक्सटेंशन के प्रोग्राम वहां पर उनके सामने किए जाएं, उनको बताए जाएं, तो किसान देखा देखी इन चीजों को करेगा। इसमें कुछ चीजें जो प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहां पर हम लोगों ने किए हैं, माइक्रो इरिगेशन के क्षेत्र को कि उसके दायरे को बढ़ाया गया है। नेचुरल फार्मिंग, लगभग 1 लाख हेक्टेयर लैंड यूपी के अंदर ऐसी है जहां पर इस समय किसान नेचुरल फार्मिंग के साथ जुड़ा हुआ है। ये केमिकल फर्टिलाइजर आदि की कमी को तो समाप्त करता ही है, केमिकल फ्री खाद्यान्न उपलब्ध तो कराता ही है, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था को भी कम से कम न्यूनतम करने में भी इसके माध्यम से सफलता प्राप्त होती है। दूसरा है मिलेट की जो खेती है, कम से कम पानी में अच्छा उत्पादन ये देता है। और आज आपने देखा होगा कि 2023-24 का वर्ष तो मिलेट वर्ष ही घोषित किया गया था, तो स्वाभाविक रूप से इसके दायरे में भी यहां वृद्धि हुई है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देकर के, और किसान इसमें रुचि ले रहा है। जहां पे किसान इसको देखा है, जहां किसान ने उसके डेमोन्स्ट्रेशन को देखा है, वहां पर किसान ने इसको बहुत तेजी के साथ अपनाया भी है, और खर्चा एकदम जीरो है। मेरा ये मानना है हम लोगों ने जहां पे नेचुरल फार्मिंग को किसान ने किया है, जो बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसान की उत्पादकता को बढ़ाना है, लेकिन उसकी लागत को कम करना है। 1 एकड़ खेती में एक किसान की लागत 12 से 15 हजार कम होती है नेचुरल फार्मिंग में, लेकिन जितना वह केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करके 1 एकड़ खेती में उत्पादन करता है,
लगभग उतना उत्पादन कर सकता है वह नेचुरल फार्मिंग में। सिंचाई की भी आवश्यकता उसमें कम पड़ती है, केमिकल फ्री है, फर्टिलाइजर फ्री है, पेस्टिसाइड वगैरह की किसी भी उसकी आवश्यकता उसमें नहीं है और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। लेकिन इसको अभी लार्ज स्केल में करने के लिए किसानों को उसके लिए तैयार करना और उसके ट्रेनिंग के कार्यक्रम स्टेट स्तर पर हमारे चल रहे हैं। हम लोग लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं, गवर्नमेंट की एजेंसियां उसमें लगी हुई हैं। लेकिन उन क्षेत्रों को और उन किसानों को एक बार अगर निजी क्षेत्र के स्टार्टअप जिन्होंने एग्रीकल्चर के फील्ड में स्थापित किए हैं, अगर वे सभी इसको एक बार देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि वास्तव में एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है जो लोगों को दिया जा सकता है कि कम लागत में अच्छी उत्पादकता और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी आप उनको उपलब्ध करवा रहे हैं, पब्लिक को उपलब्ध करवा रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण पहल हो सकती है। मुझे लगता है कि मैंने आपके सामने एक उदाहरण दिया कि हमारे लिए एक अवसर होगा और आपके लिए एक अनुभव है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कार्य करने के लिए कितनी अच्छी फर्टाइल लैंड का उपयोग, टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग करने से कैसे हम किसान की आमदनी को दोगुना नहीं बल्कि 3 से 4 गुना तक बढ़ा सकते हैं। उसका एक केंद्र भूमि उत्तर प्रदेश बन सकता है। उस पर आप सब यूपी में आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इस दिशा में अवश्य सफल होंगे। आप सबके सुझाव के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम लोग जरूर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और टीम यूपी आपको पूरी मदद करेगी। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने द साबरमती स्टोरी फिल्म का अवलोकन किया, जिसके बाद सीएम ने संबोधित भी किया। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। फिल्म के माध्यम से द साबरमती रिपोर्ट ने उस सच्चाई को सामने लाने का एक सार्थक प्रयास किया है। हर व्यक्ति जानता है साबरमती एक्सप्रेस के साथ अयोध्या से वापस जा रहे कार सेवकों जो अयोध्या में एक धार्मिक अनुष्ठान की पूर्णाहुति के बाद वापस गुजरात जा रहे थे, गोधरा स्टेशन के पास जो कुछ भी घटित हुआ था उस सच्चाई को कैसे झुटलाने का हर स्तर पर प्रयास हो रहा था। लेकिन आखिर वह सच्चाई सामने आई है। उस सच्चाई पर पर्दा डालने वाले लोग आज भी देश के अंदर बहुत सारे सत्य को अक्सर झुटलाते हैं और बहुत सारे षड्यंत्रों में लिप्त पाए जाते हैं। उन्हें एक्सपोज किए जाने की आवश्यकता है और हमें पूरा विश्वास है कि यह एक साहसिक प्रयास द साबरमती रिपोर्ट के माध्यम से प्रारंभ हुआ है। यह हर उस घटना के माध्यम से होना चाहिए जो समाज के खिलाफ, देश के खिलाफ, सरकारों के खिलाफ राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए, समाज में वैमनस्यता पैदा करने के लिए अक्सर अलग अलग जिम्मेदार स्तंभों के स्तर पर या राजनीतिक दलों के अंदर होते रहे हैं। वह देश की जनता को सच को जानने का अधिकार है। मैं साबरमती रिपोर्ट की इस पूरी टीम को, जिन्होंने इस सत्य के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए फिल्म के माध्यम से ही सही
लेकिन वास्तविक सत्य को देश की जनता के सामने एक बड़े रूप में लाने का प्रयास किया है। और मैं तो कहूंगा कि हर भारतवासी को द साबरमती रिपोर्ट को देखना चाहिए, उस सत्य के नजदीक जानने का प्रयास करना चाहिए। उन चेहरों को जो निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, समाज में आपसी वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं, उन चेहरों को पहचानने के साथ साथ उन्हें सबके सामने सार्वजनिक रूप से एक्सपोज भी किए जाने की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर से इस पूरी टीम को, आज हमने यहां पर अपने सहयोगियों के साथ और जनता जनार्दन के साथ जाकर के इस फिल्म के एक शो में हम लोग भागीदार बने, और चूंकि अयोध्या से जुड़ा हुआ मामला था, ये पूर्णाहुति यज्ञ से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से संबंधित कार्यसेवकों और इस पूरे अभियान को पूर्णाहुति तक पहुंचाने के अभियान का हिस्सा था। तो द साबरमती रिपोर्ट इस अवसर पर और भी आवश्यक है, जब माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, लगभग 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हो चुके हैं, पूरा देश और पूरी दुनिया इस अद्भुत घटना का साक्षी बना है। इस प्रकार के साहसिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इस फिल्म को अधिक से अधिक प्रचार हो, लोग उस सत्य को देखें, इस दृष्टि से होगा। और राज्य सरकार की ओर से हम लोग इस फिल्म को टैक्स फ्री करेंगे, जिससे प्रदेश भर में अधिक से अधिक लोग इस सच को देख सकें और जान सकें। मैं एक बार फिर से फिल्म के एक्टर और उनकी पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। और वहीं 76वें आरआर बैच के यूपी कैडर के 20 प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों ने अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार से मुलाकात की है। उन्होंने अधिकारियों से फील्ड पर जाकर जनता की समस्याओं का पारदर्शी समाधान, पुलिस की सकारात्मक छवि निर्माण, घटनाओं की गंभीरता से जांच और जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने की अपील की है। प्रशिक्षु की अगर बात कर ले तो आईपीएस ने मुलाकात की है और इसी के साथ साथ तमाम बातों की जानकारी भी दी है और आवश्यक दिशा निर्देश भी जो है आईपीएस देते हुए नजर आया। पर मुख्य सचिव गृह से मिले हुए हैं प्रशिक्षु और जो है बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए आईपीएस 20 प्रशिक्षु को देते हुए नजर आया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्य सचिव गृह से ये मुलाकात हुई है। और महाकुंभ की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे योगी आदित्यनाथ सरकार। जी हां, सरकार पहली बार इतने व्यापक स्तर पर महाआयोजन का डिजिटलाइजेशन कर रही है और यहां एआई की मदद से ऐसे कैमरे लगाए जा रहे हैं जो कि 45 करोड़ श्रद्धालुओं की हिफाजत में 24 घंटे तैनात रहेंगे। एआई लाइसेंस वाले इन कैमरों के साथ ही फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी बिछड़ने वाले परिजनों को खोजने में तत्काल मदद करेंगे। तो देखिए, पहली बार व्यापक स्तर पर डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है और ये बेहद एक महत्वपूर्ण पहल है जहां पर कुंभ मेले की तैयारी भव्य रूप से की जा रही है। एआई कैमरों की निगरानी से की जाएगी क्योंकि अक्सर देखा जाता है खासतौर से किसी मेले में सार्वजनिक रूप से लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, लेकिन ऐसे में अब इसके लिए काफी मदद मिलेगी। और वहीं पीएम मोदी ने गुयाना संसद के विशेष सत्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और गुयाना का रिश्ता बहुत गहरा है।
ये मिट्टी, पसीने, मेहनत का रिश्ता है। करीब 180 साल पहले एक भारतीय गुयाना की धरती पर आया था और उसके बाद सुख और दुख दोनों में भारत और गुयाना का रिश्ता बना रहा। गयाना ने मुझे अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। मैं इस सम्मान के लिए आप सभी का, गयाना के हर नागरिक का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गयाना का हर नागरिक मेरे लिए स्टार बाई है। यहां के सभी नागरिकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये सम्मान मैं भारत के प्रत्येक नागरिक को समर्पित करता हूं। साथियों, भारत और गयाना का नाता बहुत गहरा है। ये रास्ता और रूस की मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट, फिलोसोफर और राष्ट्रपति पुतिन के गुरु कहे जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन इन दिनों भारत में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली, भारत और हिंदुत्व से वो काफी प्रभावित हैं। भारत और पीएम मोदी को लेकर दुगिन ने क्या विचार किया और इसी के साथ पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की गहरी दोस्ती के मायने दुनिया के लिए क्या है, ऐसे तमाम मुद्दों पर पुतिन के ब्रेन और गुरु कहे जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन से हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। देखिए। हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय गुरु भी कह सकते हैं और इस समय रशिया के जो राष्ट्रपति हैं उनके ये गुरु हैं। सर, you have said about Gita today. You spoke many words about Gita. So, and sir, likewise I can say, like in Gita it is written, "Karm kar, phal ki ichha mat kar." So, President Putin, the way he's treating the country as well as now he wants to unite the big nations. How do you take it as why other countries are not being included? You said as China, Russia, and India. So why other countries are not being included in this? No, I think all countries should be included in that concept because multipolar philosophy is inclusive. So we are today we have spoken about complete civilization states who are already united, that already has such political dimension. And there are the other smaller countries, smaller players, or some civilization that are not fully united. For example, Islamic world should play a very important role in that. Islamic world should find its own place, how to participate in the creation of multipolar worlds. But it is not fully integrated. It is not integrated at all. So it is delayed participation. But we need to accept, to include in this multipolar system all actors, all people. We shouldn't forget anybody. So we should promote African unification and Africa independent and integrated Africa as another pole. We need to help to Latin America to unify, to integrate in spite of all problems. So we need to promote multipolarity as open, inclusive project for everybody. So, but we could not speak about everything in one lecture. So I prefer to concentrate on the civilization states that are already here. So one last thing, sir. As Narendra Modi ji, the Honorable Prime Minister of our country, since from 2014 he's being charged over here as a Prime Minister, and he also sometimes not talks about Hindutva, but he does the work like for Hindutva as well as for the tradition. You said about many good things about tradition also. Sir, in Hindi, if you could say anything about Sri Narendra Modi ji. So, Hindutva is the core identity of Indian civilization. So, but I think it should be so inclusive as Indian identity is inclusive. So, I think that
There are different interpretations of Hindutva, some of them nationalistic and some other traditionalist. So I prefer my more traditionalist interpretation of Hindutva, inclusive one, and maybe less egalitarianistic, much more in favor of Vedic and Varnas tradition, in the line of Bhagavad Gita and this Ananda Kumaraswamy and other figures of Indian Hindutva tradition. Sir, any words, any Hindi words about for Shri Narendra Modi ji? You would like to say anything in Hindi, sir, for Narendra Modi ji? My nephew. You would like to say anything about Shri Narendra Modi ji in Hindi, sir? That's all guy. I think he is a great leader. He could now his spiritual dimension and his real transcendental identity is becoming more and more transparent. Thank you, sir. और वहीं नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो ने देश के गृह मंत्री से मुलाकात की है। बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात बताई जा रही है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां नागालैंड के जो है सीएम ने दिल्ली दौरे पर हैं और नागालैंड के सीएम नेफ्यूरियो ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय